नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद में गंभीर कोविड मरीजों को उचित इलाज मिले, इसके लिए धनबाद जिला प्रशासन ने पुख्ता तैयारी की है। धनबाद के सदर अस्पताल में इस बुधवार से गंभीर मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इसके लिए धनबाद डीसी ने सदर अस्पताल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि बुधवार से मॉडल अस्पताल के रूप में मरीजों के लिए चालू कर दिया जाएगा। सदर अस्पताल में कोविड को देखते हुए आईसीयू के 60 बेड और नॉन आईसीयू के 40 बेड बनाए गए हैं, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में गैस भी सदर अस्पताल पहुंच चुका है। वहीं धनबाद डीसी भी लगातार सदर अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। डीसी ने बताया कि बुधवार से अस्पताल को चालू कर दिया जाएगा। दौरे का उद्देश्य यही है कि हम लोग बुधवार से जो हमारी प्लानिंग है 60 बेड की आईसीयू स्टार्ट करने की, उसकी तैयारियों में कहाँ कमी रह गई है, उसको कैसे पूरा करना है, उसी की समीक्षा, उसी का जायजा लेने के लिए मैं आया हूँ। सारी टीम लगी हुई है। उम्मीद है कि बुधवार से हमारे 60 बेड की आईसीयू यहाँ पे शुरू हो जाए। दौरे का धनबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए धनबाद जिला प्रशासन ने सदर अस्पताल को 60 बेड और आईसीयू और 40 नॉन आईसीयू बेड लगाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि आसपास के जिलों से आने वाले मरीजों को राहत मिले। इसी को लेकर सत्तारूढ़ दल के सचेतक और झरिया के कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नरेश सिंह आज सदर अस्पताल पहुंचकर कार्यों का जायजा लिया। पूर्णिमा ने कहा कि पूरे संथाल परगना के लोगों के लिए यह एकमात्र अस्पताल है। प्रतिदिन हजारों मरीज धनबाद पहुंचते हैं। सदर अस्पताल में 60 बेड का आईसीयू बन जाने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रस्तावित जो तिथि बोली गई है 26 तारीख है, 28 तारीख को जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 60 आईसीयू और 40 नॉन आईसीयू बेड, जो 100 बेडों की क्षमता है यहाँ पर, उसको पूरी तरह से चालू किया जाए। तो प्रयासरत हैं सभी डॉक्टर्स। मैंने वही अभी जायजा लिया उसका, सुबह उपायुक्त महोदय भी आए थे। तो पूरा प्रयासरत हैं कि जो भी अभी लंबित काम है, जो काम चल रहा है, स्पेशली वायरिंग का काम चल रहा है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, और जो एक समस्या है कि बेड्स जो हैं वो रास्ते में हैं, जो मॉनिटर आने वाला है उनको, वो जैसे ही आएंगे इनको असेंबल करके और अस्पताल को एकदम तुरंत चालू कर दिया जाएगा। जिले और जिले के आसपास के लोगों को, जैसा आपको पता है कि धनबाद में सिर्फ जिले ही नहीं पूरा संथाल परगना के लोग आते हैं, तो सभी लोगों को बहुत राहत मिलेगी इसमें। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में स्थित प्रगति नर्सिंग होम में सोमवार की सुबह 3 मरीजों की मौत इलाज के दौरान हो गई। मौत के बाद मृतक के परिवार वालों ने नर्सिंग होम के डॉक्टर व प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। सरायढेला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि प्रगति नर्सिंग होम में उनके मरीज को कोरोना नेगेटिव बताकर इलाज के लिए भर्ती किया गया था, परंतु एक के बाद एक 3 मौत होने के बाद मरीजों को पॉजिटिव बताया गया, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि अगर उनके परिजन संक्रमित पाए गए तो फिर उनके शव को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुरूप क्यों नहीं रखा गया, उन्हें पहले क्यों नहीं बताया गया कि मरीज कोरोना संक्रमित है। इसके अलावा परिजनों ने आरोप लगाया है कि कोई डॉक्टर भी समय पर मरीजों को देखने नहीं आते थे। मेरा आदमी कोरोना पॉजिटिव था, हम देखा के यहाँ लाए और यहाँ बोला नेगेटिव हो गया है, उसका भी रिपोर्ट नहीं दिया अभी तक ले। मेरा फाइल भी गायब कर दिया है सर, कहीं फाइल नहीं, हम खोज दिए सब जगह। मेरा आदमी डेट कर दिया है, बॉडी तक नहीं दे रहा है। क्या कौन है आपका पति है? हाँ, कहाँ के रहने वाले आप हैं? चोरा पोखर शालीमार से। हाँ? चोरा पोखर शालीमार से सर, छोटा छोटा 4 गो लड़की है, बताइए लड़की कैसे गई है ना, चल्ला कर के इलाज किए। 1,15,000 जमा किए। कितना पैसा दिए? 1,15,000। देखिए ना, देखिए ना, देखिए। हाँ? ये देखिए नहीं, यहाँ देखिए ना।
तो आदमी लोग तो मांगते थे, कर्जा तो दे देता था कि चलो ठीक होगा तो इलाज करके दे, अच्छा हो जाएगा तो कमा के हमको देगा। अभी हमको कौन 2 रुपया देगा साल, बताइए हम कहाँ से पैसा भागे यहाँ पर। मेरे भाई हैं, उनको भाई कल रात में करीब 9 बजे के करीब या शाम के 7 बजे उनको थोड़ा सा अनईजी फील हुआ, ब्रीदिंग इशू कुछ हुआ, तो वो लोग अपना बाइक से आ गए। दोनों लोग यहाँ पे आके एडमिट हुए, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया गया, ठीक हो गया ऑक्सीजन लेवल। रात में भी बात हुई, सब कुछ नॉर्मल था। सुबह मेरा जो भाई यहाँ पर था, एक अटेंडेंट भाई जो मेरा था यहाँ पर, उनका फ़ोन आता है कि यार इनके अंदर कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है। अभी क्या हुआ कि कुछ दवा प्रिस्क्राइब किया गया था, हम दवा लाने गए, उतने टाइम में मतलब कि दवा लाने भेजने से पहले 4 इंजेक्शन उनको दिया गया था। जब मेरा भाई 10 मिनट बाद आता है तो देखता है उसके मुंह से झाग आ रहा है और डेथ हो गई। जब हमने पूछा कि किस ग्राउंड पर आपने वो इंजेक्शन दिया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से या डॉक्टर से, तो पहली बात डॉक्टर नहीं है। मेरे भाई का यहाँ पे फाइल होना चाहिए था, मौजूद फाइल नहीं है। जितने स्टाफ है सब भाग गए, डॉक्टर नहीं है। पुलिस वाले को बुलाया तो पुलिस वाले उनकी तरफदारी कर रहे हैं, उनका शील्ड बन के खड़े हुए हैं। एक यहाँ पे कोई ऑफिसर कह रहे हैं कि उनका 40 था ऑक्सीजन। हमने पूछा आप किसी आधार पे बोल रहे होंगे ना, आप डॉक्टर के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, आप मेडिकल एक्सपर्ट की तरह, कौन सा, किसने आपसे बताया? तो ये हमसे उलझ रहे हैं ताकि हम कुछ ऐसा मिसबिहेव करें और हमको ये लेके चले जाएं। ऐसे इतने केसेस है यहाँ पे, किसी की बॉडी रखी हुई है उसको बॉडी नहीं दी जा रही है। एक औरत है जिसको 1,35,000 का बिल थमा दिया गया, वो चंदा मांग के आई है। उसका कोई जानने वाला मर गया है तो उसको कह रहे हैं 10,000 रुपये डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये क्या है? ये हेल्थ केयर वर्कर को जो लोग पूज रहे हैं इस कोरोना काल में, तो ये यही है ना इनकी असलियत। और ये जो हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं लोग, ये जो लोग, कहीं ना कहीं से एक बात आ रही है कि जितनी भी मौत हो रही है हॉस्पिटल जाने से हो रही है, तो वो वाकई में आज एक्सपोज हो रहा है। और हम लोग बोल रहे हैं, जो लोग को नहीं कुछ बोलना आ रहा है वो लेके चले जा रहे हैं। अभी वो डेथ कर गए हैं, कल रात में डेथ कर, कौन डेथ किया अभी? कल रात को। कौन है? फादर है मेरे। क्या नाम है? अरुण कुमार उपाध्याय। अच्छा, क्या हुआ? उनको टाइफाइड था, हम लोग पेशेंट कराए, ऑक्सीजन दिए, वो बोले लंग्स इन्फेक्शन है, ठीक है। हम लोग PMCH में टेस्ट उनका हुआ कोविड का, उनका निगेटिव आया। उनका जनरल वार्ड में ICU में ऐसे ही ट्रीटमेंट हो रहा था। हम लोग रोज उनसे जाके वेट कर रहे थे, उनको खाना खिला रहे थे। उनका कल रात को डेथ हो गई, उससे जो होना था हो गया। रात में हुई? हाँ, रात में। लेकिन अभी जब ये हम रिपोर्ट लेने आए, डेड बॉडी लेने आए, तो इसमें कोविड-19 लिख के दिए। तो ठीक है, कोविड-19 दिए तो उनका इलाज क्यों जनरल वार्ड में किया? हम कैसे भेंट करें? अभी उनका बॉडी पड़ा हुआ है, क्या वो प्रोटोकॉल के अनुसार है? देख लीजिए आप चल के। उनका बॉडी अगर कोविड-19 पेशेंट का है तो आप भी जानते हैं, सर भी जानते हैं कि कोविड पेशेंट का बॉडी कैसे रखा जाता है। मामला यहाँ पेशेंट आया था, उसकी मौत हो गई है। इन लोग का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही से मरा है। डॉक्टर की लापरवाही है ना, बोल रहा है, वो तो सबको बोलता है। कोरोना के कारण जिले में लगे लॉकडाउन का पालन करने के लिए झरिया के कई मस्जिदों के बाहर साफ शब्दों में लिखा गया कि नो मास्क नो एंट्री, मतलब बिना मास्क के इबादत पर रोक लगा दी गई है। झरिया 99 न्यूज संवाददाता सनी शर्मा ने झरिया BNR के कादरी मस्जिद के इमाम आबिद रजा से इस मामले में बातचीत की। हालांकि इस दौरान वह खुद भी मास्क नहीं पहने थे। इस वक्त हम मौजूद हैं झरिया के BNR मस्जिद में, जहां मस्जिद के इमाम मोहम्मद आबिद रजा हमारे साथ मौजूद हैं और 99 न्यूज़ से खास बातचीत कर रहे हैं। आबिद जी, स्वागत है आपका 99 न्यूज़ में। शुक्रिया। ये बताइए कि कोरोना काल में इस समय मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही, तो किस तरह से गाइडेंस का पालन हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को मोहब्बत भरा सलाम कहता हूँ। देखिए, जहाँ हम एक मुसलमान हैं वहाँ हम एक हिंदुस्तानी नागरिक भी हैं, तो हमें अपने मुसलमान होने का भी ख्याल है और हमें इंडियन पर्सन होने का भी ख्याल है। तो हम नमाज़ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन को हम फॉलो करते हुए अपनी इबादत कर रहे हैं। जैसे जितने लोग आ रहे हैं वो मास्क के साथ आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इबादत भी हो जाए
और इस मर्ज़ से हम लोग मिलजुल करके लड़ें ताकि जल्द से जल्द इसका ख़ात्मा हो। और हम लोग हर नमाज में, रोज़े की हालत में भी हर वक्त ये दुआ कर रहे हैं कि इस मुल्क से ये कोरोना वायरस जल्द से जल्द इसका दिफा हो, इसका ख़ात्मा हो। इस महीने में हम लोग अपने अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी ये मुरादें, हमारी ये प्रार्थना अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी और ये मर्ज़ हम लोग जब मिलजुल कर लड़ेंगे तो जल्द से जल्द इस मर्ज़ का ख़ात्मा होगा। तो अभी जी मतलब पिछले हर साल यहाँ पे तो बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना को ले करके कहीं ना कहीं असमंजस बना हुआ है कि सही तरीके से ये पर्व बनेगा नहीं बनेगा है, तो इसमें कुछ आप। जी हाँ, कुछ चीज़ें तो है, लेकिन वो तो हमें हालात के पेश नज़र वो देखना होगा। चूँकि ईद तो हर साल आता है, रमज़ान हर साल आता है, लेकिन इस वक्त जो हालात बने हैं तो ये हर साल के लिए तो नहीं है। तो हम ईद भी मनाएंगे और रमज़ान भी मनाएंगे, लेकिन सब कुछ को देखते हुए इस वक्त जो हालात है, इस हालात के पेश नज़र हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम करेंगे। और आपके न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों से ये अपील और गुजारिश करेंगे कि वो इसको बहुत डीपली और बहुत सीरियसली इस मर्ज़ को ले। बहुत सारे लोग हैं जो इसको बहुत लाइकली नहीं ले रहे हैं, तो उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि नहीं, वो इबादत भी करे और इस मर्ज़ से अपने आप को हिफाजत भी करें। और आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं एक मैसेज, एक पैगाम तमाम मुसलमान भाइयों को देना चाहूँगा कि कोरोना के हालात में बहुत सारे मुसाफिर हैं, बहुत सारे मज़दूर हैं, वो परेशान हाल है। तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से अपने तमाम भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि वो हर साल ईद के मौके से कपड़ा ख़रीदते थे, तो इस साल कपड़ा ना ख़रीद करके वही पैसे बचा करके वो अपने दूसरे भाइयों की मदद करे, मज़दूरों की मदद करे। जब हम उसकी मदद करेंगे तो ये ईद से ज़्यादा खुशी होगी। नया कपड़ा पहन लेना ही सिर्फ ईद नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद कर लेना ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है, ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो हम गुजारिश करेंगे अपने मुसलमान भाइयों से और तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों से कि वो इस कोरोना काल में जहां लोग परेशान हाल है तो एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे का साथ दे, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो आप लोगों ने इस समय सुना बीएनआर मस्जिद के इमाम आबिद रजा जी से कि कोरोना को लेकर के वो भी बहुत सचेत हैं और अपने हर एक इंसान को वो एक ही संदेश दे रहे हैं कि कोरोना को हल्के में ना लें और कोरोना को लेकर के पूरी गाइडलाइंस का पालन करते हुए यह पर्व मनाएं। झरिया से 99 न्यूज़ के लिए सनी सरवा। सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के तिरुलडी शोभा नदी के ऊपर स्थित जंगल में आज किसी अज्ञात ने आग लगा दी, जिससे कई हरे भरे पेड़ पौधे झुलस गए। आग से धुआं इतनी तेज से निकल रहा है कि कई किलोमीटर दूर से इसे देखा जा सकता है। हालांकि आग लगने के बाद किसी ने अब तक आग को बुझाया नहीं है। चाईबासा में नक्सलियों ने धमक दिखाते हुए रविवार की देर रात हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर लोटा पहाड़ सोनवा के बीच विस्फोट कर रेल पटरी उड़ा दी। नक्सलियों ने 26 अप्रैल को भारत बंद आह्वान किया है। माना जा रहा है कि इसी के मद्देनज़र नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ब्लास्ट से रेल ट्रैक के करीब 1 मीटर की क्षति पहुंची है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक पर पोस्टर बैनर भी छोड़े हैं। घटना करीब 2:30 बजे रात की है। सूचना पाकर बड़ी संख्या में पुलिस और आरपीएफ की टीम पहुंची है। रेल पटरी को दुरुस्त करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं।
स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song, can you catch me? No, can you match me? No, देख मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल नॉर्थ विधानसभा इलाके के कन्यापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ तृणमूल के लोगों ने मारपीट की है। इसकी सूचना के बाद मौके पर घटना का जायजा लेने पहुंचे भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी। उन्होंने इसकी सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को दी और जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस और केंद्रीय बलों को घटना को विस्तार रूप से देखने की जरूरत है। ওরা যখন দৌড়াদৌড়ি করে না তখন আমি ওই বাছুরটার কাছ থেকে গোবরটা এনে এখানে ফেলতে গেছিলাম, তো আমি এইখানে দাঁড়িয়ে আছি আর ঢাই করে কপাটটা লাগলো। কে মারলো? কারা মারলো? ওই যারা বন্দুক আছে দাদার হাতে। সেন্ট্রাল বাহিনী? হ্যাঁ, সেন্ট্রাল পুলিশ। ওটা তো মনে করুন আমরা ওটা তো বুঝি। অন্য ঘরের কারা ঘরে ঢুকেছিল? কারা এসেছিল? হ্যাঁ, কারা ঘরে ঢুকেছিল? কেন্দ্র বাহিনী। কেন্দ্র আমরা জিততে আসছিলাম, এরা ভোটারকে বুথ কেন্দ্রে আসতেই দিচ্ছে না, তার আগে ওরা সবাইকে প্রভাবিত করছে। आसनसोल दक्षिण विधानसभा जेके नगर के ओल्ड माइंस इलाके में एक घर में टीएमसी की तरफ से मांस और चावल खिलाया जाता था। भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्र पॉल ने मौके पर पहुंचकर सभी को रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके से एक टीएमसी का झंडा और एक बूथ पर्ची सहित कई मतदान सामग्री भी बरामद हुए हैं।
কাদের খাওয়ানো হচ্ছিল না যারা ভোট দিয়েছিল তাদের খাওয়াচ্ছিলেন? সবাই খাচ্ছে। কেন 200 মিটারের মধ্যে কেন? আমি আমাকে দেখেছিল খাবার জন্য আমি চলে এসেছি। আমি কোনো পার্টি কার্যকর্তা নাই না কোনো পোস্ট আছে। তো আপনাকে ডেকেছিল কেন? आसनसोल के बर्नपुर रविंद्र रजनी सुकांतो बूथ में एक टीएमसी बूथ एजेंट के पास टीएमसी की टोपी मिली, जिसे लेकर बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्र पाल ने इलेक्शन कमीशन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वहां की स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। করব না, গাড়ি থেকে আমি জানাচ্ছি একে ইলেকশন কমিশনকে। এজেন্ট কি এখনো আছেন বসে? হ্যাঁ, এজেন্ট তো বসেই থাকবে। এজেন্ট দেখেনি? আপনাদের যে এজেন্ট ছিল, আপনাদের এজেন্ট দেখেনি? আমার যে এজেন্ট সেই তো বললো আমাকে, সেই আমাকে ইশারা করে বলছে টুপি পরে আছে দেখুন। আপনি কি টুপিটা নিয়ে এলেন বাইরে? হ্যাঁ, আমি টুপিটা নিয়ে এসেছি। এই যে पश्चिम बंगाल के 7वें चरण का मतदान आज किया जा रहा है। आसनसोल उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी एवं टीएमसी उम्मीदवार मलय घटक ने आज मतदान किया है। इसके अलावा क्षेत्र के कई लोगों ने सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करने के लिए कतारबद्ध दिखे। থ্যাংক ইউ। সময় লাগলে কি প্রবলেম হয়েছিল? ইভিএমে সামান্য প্রবলেম ছিল, বেশ খানিক 40 মিনিট মতন ডিলে হয়েছে। সবাই দাঁড়িয়েছিল, আমিও দাঁড়িয়েছিলাম লাইনে। ঠিক আছে, হ্যাঁ হয়েছিল। ইভিএমের বিভ্রাট ছিল, দেখলেন আপনারা সবাই। একটু অসুবিধা টেকনিক্যালি হয় প্রথম দিকে, ঠিক আছে। এটা ছাড়া অন্য কোথাও কোনো সমস্যা এখনো হয়েছে, কিছু কিছু জায়গায় ইভিএম এর প্রবলেম দেখা যাচ্ছে, সেগুলোকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আরোকে আমরা জানাচ্ছি। ঠিকঠাক এখন কতগুলো জায়গা রিপোর্ট পেয়েছেন? আরও 2-3টে জায়গায় এরকম পেয়েছি। কিছু জায়গায় বুথ এজেন্টদের একটু অসুবিধা হচ্ছিল সামান্য, ঠিক আছে, ওভারকাম করা গেছে। সব আমাদের সমস্ত জায়গায় ঠিকঠাক ওভারঅল এখনো পর্যন্ত পিসফুল কোনো অশান্তি হবে না আশঙ্কা করছি। অশান্তি হবে না, অশান্তি আমি চাইবো যে সবাই। कहाँ पे हो रहा है सर? अच्छा, आपने देखा है सर? हम जब घुसा जो लोग एजेंट बैठे वो लोग कंप्लेन किए। अच्छा, तो आप इसके बारे में इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे? अभी कंप्लेन करेंगे। अच्छा, और सर सेंट्रल फोर्स अंदर थी और आप कह रहे हैं कि बीजेपी की कैंडिडेट अंदर जाके कुछ मैनिपुलेशन कर रहा था, ऐसा हुआ है क्या सर? थ्रेट कर रहा। कौन थ्रेट कर रहा है सर? कोरोना संक्रमण के बीच बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान जारी है। यह दौर चुनाव आयोग के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात मुर्शिदाबाद और मालदा में मतदान है। यही वजह है कि इन दोनों ही जिलों में 2 चरणों में मतदान कराने का निर्णय लिया गया है। बांग्लादेश की सीमा से लगे होने के चलते चुनौती और भी बड़ी है। आयोग का ध्यान अब सुरक्षा इंतजाम के साथ साथ कोरोना महामारी से बचाव पर भी है। इस बाबत प्रशासन और चुनाव कर्मियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। नंदीग्राम से सीपीआईएम उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी ने अपने परिवार के साथ चंबलपुर में वोट डाले। नंदीग्राम संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार मीनाक्षी मुखर्जी ने सुबह में कतारबद्ध होकर चंबलपुर प्राथमिक विद्यालय के बूथ नंबर 13 में अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंची थी। अपना वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि लोगों के मन में घबराहट, गुस्सा और असंतोष है, क्योंकि चुनाव आयोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। आसनसोल उत्तर विधानसभा के बूथ संख्या 261/38 पर ईवीएम में खराबी आने के कारण मतदान प्रक्रिया कुछ देर के लिए रोक दी गई है, जिससे लोगों में गुस्सा है। पीठासीन अधिकारी ने इलेक्टोरल एजेंट को बुलाया है, जिसके बाद लगभग 1 घंटे बाद मतदान शुरू हो सका। परिणाम स्वरूप मतदाता नाराज हो गए। उनमें से कुछ ने कैमरे के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया।
সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছি আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছি। এটা সব থেকে পশ এরিয়া, আসানসোল শহরের সব থেকে পশ এরিয়া। সবাই এখানে ভদ্রলোকেরাই রয়েছে। এখানে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে আছি, যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেখানেই স্ট্যান্ড স্টিল হয়ে আছি। কি বলছে কি এরা? Nobody is giving us any sort of information. We are clueless. We have কিছু বলছে না, মানে সকাল 7টা থেকে স্টার্টিং এই প্রবলেম, কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে না লাইনে, যেমন আছি তেমনি দাঁড়িয়ে আছি। এই যদি এই জায়গায় এইরকম অবস্থা হয় তাহলে তো ডিপ ইন্টিরিয়ার এলাকায় কি হবে বোঝা যাচ্ছে না। মেশিন প্রবলেম জানাচ্ছে, কি বলবেন? बाराबनी विधानसभा के सालानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर बूथ संख्या 69 में ईवीएम मशीन में खराबी आने के कारण लगभग 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा, जिसके बाद चुनाव पदाधिकारियों ने ईवीएम को ठीक किया, तब जाकर मतदान शुरू हो सका, जिस वजह से मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा बाराबनी के दासकियारी क्षेत्र के बूथ 153, 152 में हंगामा होने की सूचना है। यहाँ संयुक्त मोर्चे के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। এমনি তো বসার কোনো ব্যবস্থা নেই। কতক্ষণ ধরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন? তাও 1 ঘন্টা হবে। 1 ঘন্টা ধরে কি অসুবিধা হচ্ছে কিছু? না, অসুবিধার কি, এমনি দাঁড়াতে হচ্ছে, দাঁড়ানো আবার কি, বসার কোনো জায়গা নেই। আচ্ছা, মানুষ অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে। এখানে কি শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে? পাবলিক খুব শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলছে, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেই সরকারিভাবে। এই জায়গাতে বুথ হয়েছে, সেখানে 6টা বুথ, দুটো বুথ হওয়ার কথা। কটা বুথ রয়েছে এখানে? এখানে 6খানা বুথ হয়েছে। যা बढ़ाकर के अरालगाल के बूथ संख्या 200, 201 और 202 सत्यनारायण फ्री प्राइमरी के बूथ संख्या 190 में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहाँ मतदाताओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन की सभी व्यवस्था फेल दिखी। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह बेकाबू है। इस दौरान किसी में भी कोरोना का खौफ नहीं दिख रहा है, जबकि जिला प्रशासन भी इस भीड़ को नियंत्रित करने में असमर्थ दिखाई दे रही है। कुल्टी के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने बड़ाकर आदर्श विद्यालय में बूथ संख्या 188 में वोट डाले। उन्होंने चुनाव आयोग की व्यवस्था पर संतोष जताया। कहा, चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। लोग इस प्रचंड गर्मी में भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से निकलकर बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया है। सकाले सकाले उठे भोट दे, तारपरे जलपान करते। आज जनता का जो रुझान है वो सब आप लोगों को मालूम है। जलपान रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के हरीशपुर गांव के 278 नंबर बूथ के 1250 मतदाताओं ने बंगाल विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला लिया। इनका कहना है कि 2014 और 2020 में उनके गांव में भयंकर भूधसान हुआ था। इसके बाद प्रशासन के हर स्तर पर गुहार लगाई गई थी। उनको आश्वासन दिया गया था कि 6 महीने के अंदर उन्हें पुनर्वास कर दिया जाएगा, पर 9 महीने बीतने के बाद भी कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए। इसी के खिलाफ उन्होंने वोट बॉयकॉट का फैसला लिया। 2014 থেকে একটা ভূধসন হয়, 2014-7 ব্যাপক ধস হয়, 2014 এবং 2020 ব্যাপক ভয়াবহ ধসের কারণে আমরা রিপিটেশনে চাইছিলাম। সেখানে আমরা ডিএম বা এসডিও বা পোল সেক্রেটারি সবাইকে আমরা চিঠি করি, সব জায়গায় আলোচনার জন্য বসার জন্য আমরা আলোচনা করি। এবং সেই মোমেন্টে আমাদের এসডিএম সাহেব আমাদেরকে একটা দিয়েছিল যে আমাদের 6 মাস, এখন তো এই পুনর্বাসন তো এত জলদি হয় না, এটা হেলদি টাইম। সেই সময় আমাদের 6 মাস টাইম নিয়েছিলেন এসডিএম সাহেব। তো
তো 6 মাসের মধ্যে আমাদেরকে একটা ডিসিশন নিয়েছিল যে আপনাদের বাসস্থান এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে ইসিএলকে। সেখানে আজ পর্যন্ত আমাদের কোনো গল্প হয়নি। मैं एक बीजेपी प्रार्थी हूँ, डॉक्टर बिजन मुखर्जी मेरा नाम है। इस जगह में मेरा बहुत सारा पेशेंट है। मैं इस गांव पहले भी घूम के गया था, तो इस जगह आज देखने के बाद यही लगा 34 ईयर्स जो सीपीएम वाले ने जो यहाँ चलाया, 10 साल जो हमारा टीएमसी सरकार ने चलाया, इस गांव के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ क्या वोट जारी है? सुन लीजिए मेरी बात। ये रास्ता में देखिए इसका घर भंगा हुआ है, रास्ता पर ये हुआ है, पानी नहीं है, माने आदमी तो रो ही रहा है, औरत रो रहा है, बच्चा रो रहा है, स्कूल के लिए रास्ता घाट ये नहीं है। ये लोग का एक सिद्धांत लिया है कि वोट ये लोग नहीं देंगे जब तक ये लोग का पुनर्वासन नहीं होगा या ये लोगों का आपका घर वर सब कुछ बना कर ठीक से नहीं कर दिया जाएगा। हम ये लोगों को यही कहे हैं कि देखिए बीजेपी का जो सरकार बन रहा है वो उन्नयन के लिए है। हम बीजेपी की तरफ से ज़रूर है, लेकिन पहले ही मैंने अपना इलेक्शन कमीशन का कार्ड मैंने आज उतार दिया और पहले कहा कि आप लोगों का सपोर्ट पर मैं खड़ा हूँ। अगर घर में आदमी के पास खाना नहीं है, घर नहीं है, वो आदमी वोट का क्या सोचेगा? लेकिन वोट एक नैतिक अधिकार है, हर आदमी को देना चाहिए। हर अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।